फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान वंश। आगे शुरू करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाफर राजपूत रहते थे। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन से राजपूत रहते थे? बनाफर। डॉक्टर केपी जायसवाल के अनुसार इनकी उत्पत्ति कुषाणों से। तो बनाफर राजपूत रहते थे, इनकी उत्पत्ति जायसवाल के अनुसार उत्पत्ति कुषाणों से हुई थी। वहीं दशरथ शर्मा के अनुसार ये अहिर जाति के थे। जो बुंदेलखंड में बनाफर राजपूत रहते थे, केपी जायसवाल के अनुसार तो इनकी कुषाणों से उत्पत्ति हुई थी और दशरथ शर्मा के अनुसार ये अहिर जाति के थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें पांडव भीम तथा हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की संतान बताया है। कुछ विद्वानों ने पांडव भीम तथा हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की संतान बताया। इस वंश के दो प्रमुख सेनापति जसराज व वत्सराज थे, जो परमर्दी की देव की सेना में थे। जब मांडू के शासक ने इन दोनों की हत्या धोखे से करवा दी तो उसके जसराज के दो पुत्र आल्हा व उदल, वत्सराज के दो पुत्र मलखान व सलखान हुए थे। उक्त चारों सेनापतियों ने महोबा युद्ध में बलिदान दिया था। जसराज के पुत्र आल्हा और उदल और वत्सराज के दो पुत्र मलखान और सलखान हुए थे। इसे जो घटोत्कच की संतान बताते हैं कुषाणों की, इनकी इस वंश के दो प्रमुख सेनापति जसराज और वत्सराज। जसराज के दो पुत्र कौन कौन से? आल्हा, उदल, और वत्सराज के दो पुत्र मलखान और सलखान हुए थे। और इन्होंने चारों ने महोबा के युद्ध में बलिदान दे दिया था। उक्त चारों भाइयों की वीर गाथा जगनिक ने परमाल रासो व आल्हा खंड में लिखी है। चौहान चालुक्य का संघर्ष। इस संघर्ष के पीछे निम्न कारण। चौहान व चालुक्य की सीमा स्पर्श करती थी और सीमा को लेकर विवाद थे। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने पिता हत्या का बदला लेना चाहते थे। पृथ्वीराज तृतीय अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते। आबू के शासक जयत्र सिंह की पुत्री इच्छिनी देवी ने पृथ्वीराज तृतीय तथा भीमदित्य का विवाह के इच्छुक थे। उक्त कारणों के चलते पृथ्वीराज तृतीय तथा भीमदित्य के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसमें भीमदित्य पराजित हुए, परंतु जगदेव की मध्यस्थता में दोनों में समझौता हो गया था। तो नागौर का युद्ध किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और भीमदित्य के मध्य हुआ था। नागौर का युद्ध किसके बीच हुआ था? भीमदित्य और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, और जिसमें भीमदित्य पराजित हुआ था, परंतु जगदेव की मध्यस्थता से दोनों में समझौता हुआ। इस अभियान के दौरान पृथ्वीराज ने आबू के परमार शासक धारावर्ष को भी पराजित किया था। चौहान गहड़वालों की राजधानी कन्नौज थी। इस समय जयचंद शासक था। गहड़वालों की राजधानी कन्नौज और इस समय गहड़वाल का वंश का शासक जयचंद था। चौहानों से विवाद के निम्न कारण थे। चौहानों से विवाद किस कारण थे? चालुक्य के। एक तो चौहान व गढ़वालों की सीमा राज्य स्पर्श कर रही थी, और महोबा के युद्ध में जयचंद ने परमर्दी देव का साथ दिया। महोबा के युद्ध में जयचंद ने किसका साथ दिया था? परमर्दी देव का। और जयचंद व पृथ्वीराज तृतीय ने दोनों का ननियल तोमर वंश में था। जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय का दोनों का ननियल कहाँ था? तोमर वंश। और अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं हुआ। इस स्थिति में दिल्ली को पृथ्वीराज को देना चाहता था। इस कारण भी दोनों में मनमुटाव था। जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संबंधों के कारण भी दोनों में विवाद था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य प्रेम संबंधों को लेकर भी विवाद था। इतिहास GS ओझा व त्रिपाठी ने प्रेम संबंध की कहानी को खारिज कर दिया है। जयचंद व पृथ्वीराज के मध्य युद्ध का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी से सहायता मांगी थी, और ये किसके अनुसार? पुरातन प्रबंध कोशानुसार के अनुसार। तुर्कों के साथ संघर्ष व चौहानों का पतन। परिचय। मध्य एशिया के गियासुद्दीन गजनी का शासन था। मध्य एशिया में किसका शासन था? गियासुद्दीन गजनी का, जिसकी राजधानी गजनी थी। इससे मोहम्मद गोरी को अपना प्रशासक नियुक्त किया था। गोरी का मूल नाम मुइनुद्दीन इब्न शाम था। चूंकि गोरी प्रदेश का निवासी था, इस कारण से मोहम्मद गोरी कहा जाता था। इसे शमसुद्दीन गोरी भी कहते थे। किसको? मोहम्मद गोरी को। यह उपाधि शमसुद्दीन इसकी उपाधि थी। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला अभियान गुजरात के रास्ते में किया था, जहां 1178 ईस्वी में चालुक्य शासक भीमदित्य ने गोरी को पराजित किया। इस सफलता के बाद गोरी ने हरियाणा व पंजाब के रास्ते भारत आक्रमण की योजना बनाई थी। इस क्रम में 1186 से 1191 के मध्य पृथ्वीराज और तुर्कों के बीच कई छोटे मोटे युद्ध लड़े गए, जिनकी संख्या विभिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न बताई गई, जो कि इस प्रकार है। मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि ने 23 बार बताई है। किस किस के मध्य पृथ्वीराज और तुर्कों के बीच कई छोटे मोटे युद्ध, लेकिन मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि में 23 बार और पृथ्वीराज रासो व सृजन चरित्र में 21 बार युद्ध बताया है इनका। प्रबंध कोश राजशेखर के अनुसार 20 बार,
राज प्रबंध चंद्रावली भट्ट के 8 बार, हम्मीर महाकाव्य 7 बार। मुस्लिम साहित्य के अनुसार 2 युद्ध बताएं जो किस प्रकार है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। मुस्लिम साहित्य के अनुसार 2 ही युद्ध बताए हैं, और तो एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा में 1191 में होता है। 1886 में गोरी ने भटिंडा पर अधिकार कर अपने किलेदार के रूप में जियाउद्दीन को नियुक्त किया। इसके बाद गोरी निरंतर भारतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था, जिसे रोकने के उद्देश्य से पृथ्वीराज तृतीय ने गोरी के विरुद्ध युद्ध अभियान किया था। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज ने गोरी को पराजित किया। गोरी पुनः मध्य एशिया भाग गया और चौहान सेना ने गोरी के किलेदार जियाउद्दीन की हत्या करके भटिंडा में अधिकार कर लिया। फिर द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, 1 साल बाद ही। प्रथम युद्ध की हार के बाद गोरी पुनः तुर्क सेना के साथ भटिंडा के रास्ते तराइन पहुंचता है और 1192 युद्ध में पराजित पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज तोमर तथा उदयराज वीरतापूर्वक लड़े। इसके बावजूद पृथ्वीराज की पराजय में गोरी जीत गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज के सेनापति कौन थे? गोविंदराज तोमर था एक तो, और एक उदयराज था। चौहानों की हार के कारण। इसका प्रथम युद्ध की हार के बाद पृथ्वीराज द्वितीय गोरी के भागते हुए सैनिकों को छोड़ना, इसके हार के कारण बताए जाते हैं। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार क्यों हुई, तो इसके कारण बताए जाते हैं कि पृथ्वीराज की अदूरदर्शिता के चलते सेना ने प्रथम युद्ध के बाद युद्ध की तैयारियां छोड़ दी और गोरी ने युद्ध की तैयारियां सतत जारी रखी। पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति के कारण अधिकांश राजपूत शासक खिलाफ थे जिन्होंने युद्ध में सहायता नहीं दी, और वहीं कई शासकों जैसे जामुन की विजयदेव घटोत शासक ने गोरी को सहायता दी थी। तुर्क सेना ने भी युद्ध नीति से हटकर सूर्योदय से पहले ही हुई सेना पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज के सेनापति सोमेश्वर प्रताप सिंह ने विश्वासघात किया था। अब युद्ध के परिणाम क्या हुए? तुर्कों की जीत व भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हुई। यहीं से मुस्लिम काल शुरू हो जाता है। चौहान वंश समाप्त हो जाता है, साथ ही राजपूत युग का अंत हो जाता है। यहीं से प्राचीन भारत समाप्त होता है, मध्य भारत शुरू होता है। पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध के बाद क्या हुआ, इसके विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत। पृथ्वीराज रासों के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को कैद करके काबुल ले गया। यहाँ पर चंद्रप्रदाय ने शब्द वेदी बाण का उल्लेख किया। काबुल में पृथ्वीराज का स्मारक बना है। और मिनहाज उल सिराज में तबकात ए नासिरी में लिखा है कि पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा में हुई थी। और इनके अनुसार पृथ्वीराज रासों के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को कैद करके काबुल ले गया था और वहाँ पर शब्दवेदी बाण चंद्रप्रदाय ने शब्दवेदी बाण को उल्लेख किया। काबुल में पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है। और मिनहाज उल सिराज के अनुसार इसमें पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा में हुई है। हसन निजामी ने ताज उल मासिर तथा चंद्रवल्ली भट्ट ने पृथ्वीराज प्रबंध में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु अजमेर में होना बताया है। सांस्कृतिक उपलब्धि। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कई विद्वान थे जो इस प्रकार से थे। पद्म नाम इसकी अध्यक्षता में कला संस्कृति विभाग बनाया गया था। तो कला संस्कृति विभाग किसकी अध्यक्षता में? पद्म नाम की अध्यक्षता में बनाया। चंद्रप्रदाई, पृथ्वी भट्ट, जयानक, जनार्दन वागीसर, ये तो इनके दरबारी विद्वान थे। और साहित्य में पृथ्वीराज की 2 उपाधियां प्राप्त होती है, एक तो दल पुंगल की विश्व विजेता और राय पिथौरागढ़ का राजा। ये पृथ्वीराज की 2 उपाधियां हैं, दल पुंगल यानी विश्व विजेता और राय पिथौरा यानी पिथौरागढ़ का राजा। यहाँ पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में बनवाया था। पिथौरागढ़ का राजा था राय पिथौरा। बाद में कुतुबुद्दीन ने इस किले को ध्वस्त कर यहाँ कुतुब मीनार तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। पृथ्वीराज के हार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया। ऐबक के समक्ष पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज चतुर्थ ने जब आत्मसमर्पण कर दिया, तब ऐबक ने गोविंदराज को अजमेर का शासक नियुक्त कर अजमेर भेज दिया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को स्वीकार नहीं किया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार की थी। इस कारण हरिराज ने गोविंदराज को पृथ्वीराज के पूर्व सेनापति स्कंदा की सहायता से रणथंभौर भगा दिया और रणथंभौर में नई चौहान शाखा का आरंभ किया था। इस समय गोविंदराज ने इस घटनाक्रम की सूचना ऐबक को पहुंचाई। ऐबक ने 1194 में अजमेर चौहान शासक हरिराज के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था और इसकी जानकारी टंटोती अभिलेख से मिलती है। टंटोती अभिलेख किसका है? टंटोती अभिलेख प्रताप देवी ने लिखवाया था और यह किसकी पत्नी थी? हरिराज की पत्नी थी और 1194 का है। यह अजमेर में है और इस प्रकार 1194 अजमेर सीधे तौर पर तुर्कों के अधीन हो गया था।
तो हमारा ये अजमेर का चौहान वंश यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।